दी वक्फ एक्ट 1995। ये वक्फ एक्ट है 1995 का है जो मेरे हाथ में है। और मैं आज जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा, आज की वीडियो वक्फ के बारे में जो बिल आया है नया 8 अगस्त को जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो अब जेपीसी में चला गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं इसका ऐतिहासिक संदर्भ, इसका आधुनिक संदर्भ और जो नया बिल है उसमें क्या बदलाव परिवर्तन किए गए हैं जिसको लेकर के विवाद है, वो सब मैं आपको बता सकूं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। और ये वीडियो 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी तरीके से मैं आपको ये सारे संदर्भों को लेकर के ये सारी बातें बता सकूं, इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी मतलब जो है ना मान्यताएं, इसका किस तरीके से वक्फ की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, किस लिए किया गया, ये सारी बातें इसमें समाहित होंगी। और समाधान के साथ मैं आपको इस चीज का बताऊंगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी वक्फ का जो सब्जेक्ट है इसको पूरा इस वीडियो में सरल सीधे शब्दों में बताया जा सके। हालांकि ये जो एक्ट है इसमें काफी कठिन शब्दों में इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल है। द सेंट्रल वक्फ बोर्ड रूल्स 1998 भी है। द सेंट्रल वक्फ काउंसिल अमेंडमेंट रूल्स 2022 भी हैं। द वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स भी इसमें है। इसमें मुतवल्लियों का जो किस तरीके से उनको शामिल किया जाता है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं, जो वक्फ अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं राज्यों में हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हैसियत है, वो सब इसमें वर्णन किया गया है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं, इसमें ट्रिब्यूनल के फैसले भी, इसमें सेक्शन सब सेक्शन, उनकी शक्तियां, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी पावर हैसियत सब कुछ बताया गया है। तो मेरी कोशिश है मैं आपको आसानी, बिल्कुल सरलतम भाषा में, कहानी की तरह मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ये बता सकूं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले मैं वक्फ के बारे में संपूर्ण वर्णन आपको कहूं और बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैं इस पूरी वीडियो में विपक्ष कहूंगा तो उसका अर्थ ये होगा कि जो कांग्रेस है, जो इंडी गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, जो जो जमीयत उलेमाए हिंद है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो उलेमा इकराम मुल्ला मौलवी, जो मुतवल्ली, जो इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो सब मिलाकर के विपक्ष हैं। अब की बार ये सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो नया वक्फ कानून आया है। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि ये, पहले तो आप इनका थोड़ा सा देखिए किस चीज का साथ देते हैं और किस चीज का विरोध करते हैं। इन्होंने मोहम्मद उस्मान, जो ब्रिगेडियर गैलेंड्री अवार्ड जिनको मिला, देशभक्त थे, उनका कभी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ये पूरा इंडी गठबंधन हो। वीर अब्दुल हमीद का कोई जिक्र नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम पिछले 400 साल में इस्लाम के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा जो है ना मतलब जो है ना स्कॉलर हुए, सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उसका इन्होंने कभी भी जो है ना, उनका कभी भी इन्होंने सम्मान नहीं किया। उनको तो ये भाजपा ही कहते थे, कभी आज तक ये उनके जो है ना उस पर नहीं गए जो उनकी याद में बनाया गया स्मारक है। इसके अलावा इन्होंने कभी मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अमीर खुसरो, इन्होंने जो है ना रसखान, जो कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे, उसका कभी समर्थन नहीं किया। इन्होंने समर्थन किस चीज का किया? इन्होंने समर्थन किया बुरहान वानी का, अफजल गुरु का, इन्होंने समर्थन किया याकूब मेनन का, इशरत जहां बेटी का, इन्होंने ओसामा जी का समर्थन किया, इन्होंने समर्थन किया जेएनयू के नारों का, अफजलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इन्होंने बुरहान वानी के नमाज जनाजा का समर्थन किया। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के नमाज जनाजा का कभी समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो गीता पढ़ते थे, वो भगवान राम की को भक्ति करते थे, इन्होंने उनका कभी समर्थन नहीं किया। इन्होंने जो है ना याकूब मेनन को जो है ना जुडिशियल किलिंग बताया, उनकी याकूब मेनन की मृत्यु को जो है ना, जितने भी आतंकवादी थे ये इन सबके साथ थे, जितने देशद्रोह के नारे थे ये इन सबके साथ थे। जो इनके नेता थे जैसे नरसिम्हा राव जी थे, या मतलब जो प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न मिला, इन्होंने उन समारोह का बहिष्कार किया। भगवान राम मंदिर से निमंत्रण मिला, उसका बहिष्कार किया। इन्होंने उन सारी जो है ना जो जो भी समारोह थे, सेंगोल की स्थापना, नई संसद भवन की स्थापना, उन 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 सारे समारोह का बहिष्कार किया और सारे नमाजे जनाजाओं में और आतंकवादियों के साथ ये खड़े रहते थे। इसको मैं विपक्ष कह रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं आगे इस पूरे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो ये जो वक्फ शब्द है, सबसे पहले बताऊं, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ठहरना, स्थिर होना या रुक जाना कहीं पे। और जो वक्फ बोर्ड है, इसमें ये जो इस्लाम का जो इतिहास है, जो लगभग 1400 साल पुराना माना जाता है, ऐसा माना जाता है वक्फ का इतिहास भी उतना ही पुराना है।
जो पहला वक्फ किया था उसको जो है ना मोहम्मद साहब ने किया था, अरब में किया था। 600 खजूर के पेड़ों का उन्होंने वक्फ किया था और उन्होंने उस संस्था को वक्फ करके जो है ना बनाया था और उसको वाकिफ कहा था। वाकिफ यानी जो वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं, यानी कि आप जो चीज दान कर रहे हैं एक तरीके से आप उसके वाकिफ हैं। जैसे हिंदुओं में भी दान किया जाता है, सिखों में किया जाता है, पारसियों में, बौद्धों में, जैनों में, सब में ये दान किया जाता है। इसी तरीके से ये वक्फ के माध्यम से जन कल्याण के लिए, किसी पाक उसके लिए, ये मजहब के लिए, ये धार्मिक कारणों से, किसी चैरिटी के लिए, या कोई मदरसा या कोई जो इनकी मस्जिद होती है उसको तामील करने के लिए वक्फ किया जाता है। इन सब कारणों से आप वक्फ कर सकते हैं, तो उसको वाकिफ कहेंगे। तो जो मोहम्मद साहब ने वक्फ किया था उसे खजूर के बागों के माध्यम से उस समय जो गरीब मुस्लिम वो थे उनके लिए ये वक्फ किया जाता था। उसके बाद आधुनिक संदर्भ में ये वक्फ हुआ किस लिए, इसमें कुछ डेटे आप ध्यान रखना। 1923, 1923, 1954, 1995 और 2013, और उसके बाद रिसेंटली 8 अगस्त 2024, इन सब का बार बार इसमें जिक्र आएगा। कुछ इसमें आप ये अमेंडमेंट मैं आगे बताता रहूंगा कि कैसे इसके 3 विशेष कारण थे। जो मैंने कहा उस समय जन कल्याण की भावना के साथ उन्होंने ये काम शुरू किया था, वक्फ किया। बाद में जो है ना, जब आजादी के समय 1947 में जब जो यहां से मुसलमान वहां गए और वहां से मुसलमान यहां आए, तो उनकी जो जमीनें हैं उनका लेखा जोखा, उनको जो है ना, जो यहां से वहां गए तो वहां पे जो है ना उनको सस्ते रेट में, आधे रेट में जमीनें वो कराना, उपलब्ध कराना, और जो वहां से यहां आए उनको उस रेट में उपलब्ध कराना, ये सारा लेखा जोखा अंग्रेजों ने 1923 में भी ये बनाया था। उसके बाद इसमें 1954 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 1995 में हुआ, जिसका मैं आपको अभी ये एक्ट दिखा रहा था, 1995 का ये वक्फ एक्ट मैं आपको दिखा रहा था। उसके बाद इसमें 2013 में अमेंडमेंट हुआ। बड़ा ही मतलब जो है ना, कहते हैं कि चौंकाने वाले ये अमेंडमेंट रहे हैं, बड़ी ही चौंकाने वाली बातें इसमें सामने आई हैं इन अमेंडमेंट्स में। ये जो वक्फ बोर्ड का प्रावधान है 1955 में राज्यों तक पहुंच गया था। ये राज्यों को भी शक्तियां दे दी गई थी वो अपने आधार पर। इसमें से बहुत सारी चीजें वक्फ बोर्ड में बाहर भी हैं, यानी कि जो अजमेर शरीफ दरगाह का अजमेर शरीफ एक्ट 1955 है वो इसमें बाहर है। बहुत सारी अन्य जो दरगाहें हैं वो इससे बाहर रखी गई हैं। इसके अलावा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अलग होते हैं। शिया वक्फ बोर्ड बिहार और उत्तर प्रदेश में है, सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरे देश में है। स्टेट में वक्फ बोर्ड है, उनकी अपनी ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल भी है, जिसमें ये जो है ना इनके केसेस वगैरह चलते हैं। केसेस से बात आई तो बता दूं, वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल में 18,000 केसेस पेंडिंग है और वक्फ से संबंधित 150 ऐसे मुकदमे हैं जो पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो है ना, उस समय परंपरा थी बादशाह ही वक्फ कर सकते थे, क्योंकि वो जो है ना वक्फ करते थे गरीबों के कल्याण के लिए और वही उसी हैसियत में थे जो उस समय वक्फ कर सकते थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वक्फ एक्ट को लागू करने के बाद में जो कारण रहे वो मैंने आपको बताया कि आजादी के समय ऐसा हुआ था कि जमीनों का जो है ना वो सुनिश्चित करने के लिए कि जमीनें जो है ना सस्ते रेटों पर वहां से जो है ना इनका यहां तक भी ठीक था, पर वहां से इनकी बेईमानी शुरू हुई थी। इनके आपसी शिया सुन्नियों के झगड़े 3 कारण थे। एक ऐतिहासिक कारण जन कल्याण के लिए, एक जो है ना जो आजादी के समय जो है ना आपस में, मतलब जो है ना जो मुसलमान इधर से उधर और उधर से इधर आए थे उनकी जमीनों का लेखा जोखा, उन्हें जमीनें सस्ते रेट में उपलब्ध कराना। तीसरा शिया सुन्नी के झगड़े को निपटाने के लिए 3 कारणों से वक्फ की स्थापना की गई थी। आज वक्फ के बाद के पास लगभग 9 लाख एकड़ लैंड है, उनके पास लगभग 25 लाख चल अचल संपत्तियां हैं और जो है ना 8.7 लाख इसमें केवल जमीनें हैं। ये जो लैंड है ये बांग्लादेश के टोटल क्षेत्रफल से डबल है। और ये जो है ना जो भारतीय जो सेना है और रेलवे के बाद तीसरी भारत में सबसे ज्यादा लैंड है। अगर इसको भारतीय सेना और रेलवे को सरकार माना जाए तो वक्फ बोर्ड के पास जो लैंड है वो भारत में नंबर 2 पर सबसे ज्यादा लैंड है। पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से अधिक लैंड जो है ना वक्फ बोर्ड के पास इस समय भारत में है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये जो लैंड है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही मतलब चकित करने वाली हैं, चौंकाने वाले तथ्य इसमें हैं। देखिए, भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत में
जो है ना अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, इनमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, लेकिन मुसलमानों के अलावा किसी को इस प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो है ना आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो किसी भी तरीके से अपना वर्शिप करने का अधिकार जो है ना वो देता है, और वो समानता के अधिकार का भी ये उल्लंघन होगा। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो है ना संविधान का और संविधान की मूल भावना का भी उल्लंघन है, ऐसा भी विपक्ष का आरोप है। लेकिन किसी भी अल्पसंख्यक को मुसलमानों के अलावा इस प्रकार के जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें यह भी देखने लायक बात है कि इन्होंने कभी भी 1995 और 2013 में कभी इसका विरोध नहीं किया था। अब ये कह रहे हैं कि भावना जो है ना, इंटेंशन गलत है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो बिल है, ये सच्चर कमेटी जो उस समय कांग्रेस के समय थी, सच्चर कमेटी, उसकी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ है। 1976 में एक रिपोर्ट आई थी, उस 1976 इंदिरा गांधी की वो रिपोर्ट थी, उसके जो है ना उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको ये बिल साथ लिए हुए है। ये जो बिल है 9th जेपीसी एक बिठाई गई थी, जिसमें है ना बहुत सारे मुस्लिम सदस्य भी थे, उसको जो है ना ये 9th जेपीसी को साथ लिया, और मुस्लिम समाज का टोटल जो अपर तबका है उसके साथ टिल 2015 से, जो कि किरण रिजिजू जी ने भी संसद में बताया, 2015 से लगातार बातचीत चल रही है। 8 अगस्त की रात तक, यानी 7 अगस्त की रात तक, 8 अगस्त को बिल आया, 7 अगस्त की रात तक वो बातचीत चल रही थी, ये उन्होंने संसद में भी बताया। इसके बाद इसमें बात आती है कि क्या वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है? नहीं, वक्फ जो है वो धार्मिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, इसमें 3 बातें हैं। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका जिक्र जो है ना किरण रिजिजू ने भी अपने उसमें किया था, त्रिचिरापल्ली एक जगह है। त्रिचिरापल्ली में एक गांव पड़ता है, वो गांव जो है ना उसमें चोल वंश का एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो इस्लाम की स्थापना है वो 1400 साल है, वो मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा, वो गांव 1500 साल से भी ज्यादा इतिहास समेटे हैं, और वो वक्फ की जमीन डिक्लेयर कर दी गई। वहां पे 4-5 गांव में 400 एकड़ लैंड वक्फ की जमीन डिक्लेयर कर दी गई। और ये वक्फ जो है वहां पे एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन देने चला तमिलनाडु में, तो उसने जो है ना जब जमीन बेचने की सोची, तब उसे पता लगा ये तो वक्फ के रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है। तब ये फैसला जो है ना एक तरीके से सामने आया, तब ये बात जो है ना एक ब्रेकिंग न्यूज, हॉट टॉपिक, हॉट विषय और एक ज्वलंत मुद्दा बन के सामने आया। इसके बाद आप ये देखें कि दिल्ली में, मतलब आप ये देखिए किस किस इमारतों को इन्होंने, ताजमहल को क्लेम किया हुआ है। 2005 में इन्होंने ताजमहल, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ की जमीन की तरह क्लेम कर दिया। उन्होंने कोर्ट में भी ये बात गई, और आर्कियोलॉजी ने डिपार्टमेंट ने ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट में वो गए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये वक्फ की लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, वक्फ इसलिए इसे कर दिया जाना चाहिए। ताजमहल जो है वो वक्फ की तरह, मतलब इन्होंने बिहेव करने पे कहा कि ये वक्फ की लैंड डिक्लेयर कर दो इसे, ऐसा क्लेम किया इन्होंने। ऐसी बहुत सारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अभी एक बहस हुई है बहुत जबरदस्त, तो उन्होंने उसमें वो कह रहे हैं कि ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, बगैर तथ्यों के तुम सब कुछ वक्फ डिक्लेयर कर दो, ऐसे कहते हुए वो हमारे हाईकोर्ट के जज जो है ना वो नजर आ रहे हैं। ये बड़ा ही मतलब अभी वायरल हुआ है रिसेंटली। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, मैंने कहा एक गांव तमिलनाडु का, ताजमहल का और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, ये 3 चीजें जो है ना इसको ज्वलंत मुद्दा बनाती हैं। अभी अभी ये तीनों चीजें जो है ना उसमें संज्ञान में कुछ समय पहले आई, और ये वायरल हुई, और जब जो है ना इस जो बेईमानी का जो है ना पता चला, समाज में ये चीज खुल करके आई, लोगों के बीच में ये चीज खुल करके पहुंची। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्होंने मुकेश अंबानी का घर जो है ना वो वक्फ डिक्लेयर किया हुआ था। उन्होंने किसी ऐसे से वक्फ जो है ना वक्फ बोर्ड से एक व्यक्ति ने खरीदा, जहां से वो मुकेश अंबानी ने, छत्तीसगढ़ में जो है ना इन्होंने तहसील ऑफिस को क्लेम किया हुआ वक्फ लैंड। इन्होंने जो है ना गुजरात में जो सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को क्लेम किया हुआ ये वक्फ लैंड है। और चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है प्रयागराज में, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी लगभग 9.40 लाख एकड़ लैंड भारत में चिन्हित है जो वक्फ की संपत्ति इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें, जावेद अहमद नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू मैंने अभी कुछ समय पहले देखा, जो वक्फ वेलफेयर सोसाइटी फोरम का चेयरपर्सन है, जिसमें उसने तेलंगाना में इस ओवैसी फैमिली की
3000 करोड़ की जमीन का खुलासा किया है जो वक्फ की लैंड पर इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। ये ओवैसी परिवार की कहानी उसने बताई है। अब मैं आपको एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताता हूं। भगवान राम का मंदिर हो या ज्ञान व्यापी का जो सर्वे हुआ था, या जो जितने भी धार्मिक केस चल रहे हैं, वो सब टाइटल सूट है जो सिविल कोर्ट के माध्यम से अपर कोर्ट, हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। लेकिन इसमें ऐसा अमेंडमेंट किया गया, इसमें ऐसा एक अमेंडमेंट किया गया कि आप जो है ना, इसके माध्यम से सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते। आप जो है ना किसी भी रेवेन्यू कोर्ट में या किसी अन्य अदालत में जा ही नहीं सकते। इसमें ऐसा अमेंडमेंट किया गया। इसमें ऐसा कहा गया कि अगर सेक्शन 3R है ये, इसमें ऐसा कहा गया है, सेक्शन 3R मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के बता देता हूं। ये जो है ना सेक्शन 19, ये 1995 के एक्ट का सेक्शन 85 है। इसके मुताबिक आप जो है ना, जो अगर ये वक्फ ये मानता है कि ये उसकी किसी भी कारण से लैंड है, तो ये जो है ना, आप किसी भी राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अगर आप वहां हार जाते हैं तो आपको जो है ना सेंट्रल वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आप पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि ये वक्फ की लैंड नहीं है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ का जो वो ट्रांसफर है वो आप ही पे होगा, आप ही को ये साबित करना है। तो इसके अलावा जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो इसमें एक सेक्शन है जो बड़ा ही मतलब जो है ना, ये माना गया है कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से इसको जो है ना वो शक्तियां मिली। और एक इंटरेस्टिंग बात, वर्ष 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जाते जाते लुटियंस दिल्ली की 123 संपत्तियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, वो वक्फ के नाम ऐसे ही गिफ्ट कर दी। ये जो है ना इन्होंने गिफ्ट दिया था उस समय वक्फ को, ताकि जो है ना इनका जो है ना ये तुष्टिकरण कर सकें। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक 3R इसमें करके एक और सेक्शन है, जिस जो 3R सेक्शन है इसका, वो ये मतलब आजादी देता है वक्फ को, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ट्रांसफर हो जाता है जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उस पे। और इसमें एक सेक्शन में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अन्य पढ़ के सुनाता हूं। ये सेक्शन इसमें क्या कहता है, ये सेक्शन इसमें कहता है, स्टेट गवर्नमेंट to be bear cost of survey, the total cost of making a survey including the cost of publication of the list or lists of वकफ under this chapter shall be borne by the state government। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया, ये सेक्शन 8 है, सब टाइटल ऑफ न्यू सेक्शन 4 सेक्शन 8। ये सेक्शन अंडर सेक्शन 10 के सेक्शन सब सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि जो इसमें सर्वे का खर्चा है जितना भी आएगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करेगी। पहले ये अमेंडमेंट नहीं था, पहले वक्फ खुद इसका खर्चा उठाता था, वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो सर्वे का खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। ऐसा ये कानून कहता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारा मतलब इन्होंने कलेश क्यों पाया है, ये सारी जो है ना इनको क्या परेशानी है, ये किस बात का विरोध कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है। देखिए, 9.25 लाख एकड़ जो लैंड है उससे ये वक्फ बोर्ड 200 करोड़ रुपए कमाता है, जबकि इसका जो ओरिजिनल जो है ना, अब जो ये अगर एक्ट लागू होता है तो ये 12,000 से 20,000 करोड़ रुपए कमाएगा। ये इसी उससे 12 से 20,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड कमाएगा, जिससे 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो जो गरीब मुसलमान है उस तक इस पैसे की जो एक्चुअल मदद है, एक्चुअल सहायता है वो पहुंचेगी। जो अब कुछ मुतवल्ली हैं इनके, वो खा रहे हैं, जिनकी संख्या 300 350 है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है इस पूरी वक्फ संस्था पर, चाहे वो स्टेट के स्तर पर हो चाहे सेंटर के स्तर पर हो। तो उनसे इस चीज को निकालने के लिए जो है ना ये अमेंडमेंट किए गए हैं। अब क्या है, लगभग 40 अमेंडमेंट, 40 बदलाव इसमें प्रस्तावित हैं। इन बदलाव के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि ये कानून जो है ना इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसमें किसको शामिल किया गया, इसमें बोहरा मुसलमानों को, अहमदिया, आगा खानी, पसमानदा मुस्लिमों को, इसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। इससे जो है ना इसका ऑडिट होगा, और जिला कलेक्टर को यह फैसला लेने का अंतिम अधिकार होगा। इस बात को लेकर भी विपक्ष का बहुत जबरदस्त विरोध है कि जिला कलेक्टर को लेकर अधिकार, जिला कलेक्टर को इसमें बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। इसके अलावा इनका जो विरोध है वो इस बात को लेकर भी है कि इसमें जो है ना इनकम का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा, इसमें ऑडिट होगा,
और जो है ना मतलब जो एक जो ग्रिपिंग है मुतवल्लियों की वो खत्म हो जाएगी, और ऊपर से नीचे तक जो है ना इनकी इनकम का हिसाब होगा, और ये जो है ना गरीब लोगों तक या गरीब मुसलमानों तक। और इसमें जो ये मुस्लिम तबका जो जिसको पीछे खींच दिया गया है, बोहरा, अहमदिया, आगा खानी, पसमानदा मुस्लिम, और महिलाओं को भी इसमें जो है ना शामिल किया जाएगा। तो ये जेपीसी के पास है 31 सदस्य उसमें लिए गए हैं, 21 सदस्य जो है ना उसमें लोकसभा के हैं, 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। उसमें जो है ना सभी पार्टियों के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये, इसमें बीजेपी और कांग्रेस और सभी पार्टियों के जो है ना नेताओं को शामिल किया गया है। तो जेपीसी इसमें जो है ना वो करेगी। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि भारत में एक ऐसा कानून है, और वो सिर्फ इन्हीं के पास एक ऐसा कानून है, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना जो है ना देख रेख करती है, और जो एचजीपीसी है, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, या महाराष्ट्र गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके केसेस हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन वक्फ के केसेस जो है ना वो कोर्ट्स में नहीं जा सकते। इसके अलावा आप ये देखिए कि ईसाइयों को भी अपने अधिकार है कि वो अपने जो है ना उनकी रख रखाव या उनकी वो कर सकते हैं अपने चर्चिस की। इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 के माध्यम से अधिकार जो सिखों को भी प्राप्त है, वक्फ के माध्यम से जो है ना ये अधिकार जो है ना मुसलमानों को भी प्राप्त है कि वो अपना जो है ना मदरसों का और अपनी मस्जिदों का रख रखाव देख रेख कर सकते हैं। केवल इस देश में हिंदुओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने मंदिरों का, कुछ मंदिर छोड़ दीजिए, लेकिन एक्ट के माध्यम से इसकी आवाज जो है ना तमिलनाडु में जो है ना सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी उठाई थी कि इसमें केवल हिंदुओं को यह अधिकार नहीं है, सरकार के कब्जे से मंदिरों को निकाला जाना चाहिए, और एक एक्ट के माध्यम से हिंदुओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने जो मंदिर हैं उनका प्रबंधन, उनकी देखरेख कर सके। ये ऊपर से नीचे छोटे मंदिरों तक भी होना चाहिए, केवल कुछ मंदिरों के कुछ हद तक, कुछ स्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिख भी कर रहे हैं, ये मुस्लिम भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, ये बौद्ध भी कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो है ना इस तरीके से जो है ना ये पूरा कानून है, और इस पूरे कानून में जो है ना कहीं पर भी मुसलमानों का कुछ छीना नहीं जा रहा। इसमें मुसलमानों को एक तरीके से उनकी जो, उनके जो ऊपर के जो, यानी ये जो मुतवल्ली हैं या जो कुछ लोग हैं या कुछ मतलब इनके जो संगठन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी संपत्ति पर, उससे जो है ना सरकार उस चीज को बाहर करने का प्रयास कर रही है, और उसका जो पूरा लाभ है वो नीचे तक पहुंचे। नीचे यानी गरीब मुसलमानों तक, जो मैंने आपको बताया उस समुदाय के मुसलमानों तक भी उसका लाभ पहुंचे, उसमें महिलाओं का भी सहयोग हो। यह पूरी कोशिश सरकार की है। ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट, महिलाएं, मुस्लिम, इन सब चीजों को जो है ना ध्यान में रखकर, और इन सब चीजों को पीछे से जो ये चलता आ रहा है उसको ध्यान में रखकर ये सब किया गया है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद सिविल कोर्ट्स में या अन्य कोर्ट्स में यह अधिकार होगा कि वो ट्रिब्यूनल के ऊपर कोर्ट्स में बंदा जा सकता है, जो क्लेम करता है उस संपत्ति को वो भी जा सकता है, और जो ये कहता है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, कोर्ट उसके लिए खुला है। तो ये बात है। ये कानून जो है इसका सरकार लेकर के आई है। आपसे निवेदन है इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक अधिक से अधिक ये वीडियो पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे, ये सूचना पहुंचे, लोगों की जागरूकता इस चीज की तरफ बढ़े, और लोग जो है ना सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून को सपोर्ट और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।